My name is Neelam. Today we discuss another topic of unit number 6 solution class 9th chemistry और इसका आप पेज ओपन करेंगे 103। इस टॉपिक पे जो फर्स्ट एग्जांपल है वो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे दूसरा टॉपिक दैट इज़ डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन कि आप किस तरह सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर सकते हैं, मीन उसके अंदर कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट की मकदार को कम कर सकते हैं। डाइल्यूट मोलर सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर, हम कोई भी डाइल्यूट मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ नॉन मोलैरिटी एज एक्सप्लेन बिलो। मीन अगर आपको किसी भी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की मोलैरिटी पता हो तो उस सोल्यूशन से आप उसका डाइल्यूट मोलर सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसके लिए हम मदरजा ज़ैल जो है इक्वेशन देखेंगे। फर्स्ट है, सपोज वी वांट टू प्रिपेयर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ। फ़र्ज़ करें कि हम एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना चाहते हैं जिसका वॉल्यूम कितना है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर और उसकी मोलैरिटी कितनी है 0.01 मोलर। फ्रॉम गिवन सॉल्यूशन, मतलब आपको जो दिया गया सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी 0.1 मोलर है और पोटाशियम पर मैग्नेट, मेन वो सॉल्यूशन किस चीज़ का है, पोटाशियम पर मैग्नेट का। First, 0.1 molar solution is prepared by dissolving 15.8 gram of potassium permanganate in 1 cubic decimeter of solution. आपने जो 0.1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर किया पोटाशियम पर मैग्नेट का, उसके लिए आपने 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर 15.8 ग्राम ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट ऐड किया, तो आपके पास जो सोल्यूशन था वो 0.1 मोलर था। Then 0.01 molar solution is prepared by the dilution according to the following equation. अब इसके लिए क्या किया जाता है कि एक साइड पे आप कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की मोलैरिटी और वॉल्यूम लिखते हैं और दूसरी साइड पे आप डाइल्यूट सोल्यूशन की मोलैरिटी और वॉल्यूम लिखते हैं, जो कि आपने प्रिपेयर करना है कंसनट्रेटेड यूनिट से। इसके लिए हम करते क्या हैं कि फर्स्ट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन M1 V1, M1 इज़ द मोलैरिटी, V1 इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। सेकेंड में आपके पास डाइल्यूट सोल्यूशन है, इसमें M2 मोलैरिटी है और V2 यहाँ पे वॉल्यूम है। वेयर M1 इज इक्वल टू 0.1 मोलर एंड V1 इज इक्वल टू, यहाँ पे V1 जो है आपके पास अननोन है क्योंकि आपको उन्होंने V1 जो है नहीं बताया। इसके बाद आपको दूसरी इक्वेशन दी गई कि V2 आपके पास 100 क्यूबिक सेंटीमीटर आपने प्रिपेयर करना है और उसकी मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, 0.01 मोलर होनी चाहिए। अब आप अबव इक्वेशन में ये वैल्यू को पुट करेंगे। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में आपके पास सिर्फ आपको क्या पता है, मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम नहीं पता। तो V1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 दैट इज़ द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन is equal to 0.01 is the molarity multiplied by 100 cubic centimeter, that is the वॉल्यूम। तो V1 आपने फाइंड करना है तो आपको 0.1 जो है वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे डिवाइड करना पड़ेगा ताकि V1 जो है वो आपकी वेरिएबल सेपरेट हो जाए। V1 इज इक्वल टू 0.01 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 0.1 और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और फिर 0.1 से डिवाइड करेंगे, योर आंसर विल बी 10। इसका मतलब है कि जो सोल्यूशन था आपका जिसकी आपके पास मोलैरिटी 0.1 थी, उसका टोटल वॉल्यूम आपके पास कितना था, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर था। तो इसके बाद नेक्स्ट देखें, इसी से रिलेटेड उन्होंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट हैज़ डेंस पर्पल कलर। मीन अगर पोटाशियम पर मैग्नेट का आपके पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हो तो उसका कलर जो है वो पर्पल होता है, डार्क पर्पल होता है। टेक 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ दिस सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ अ ग्रेजुएटेड पिपेट एंड पुट इन अ मेजरिंग फ्लास्क ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। आपने क्या करना है कि आपने उस सोल्यूशन में से 10 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो सोल्यूशन लेना है जो, और उसे किस मेजरिंग फ्लास्क में डालना है जिसका टोटल वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है। आपने बाद में उसमें इतना वाटर ऐड करना है कि वो उसका टोटल वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाए। नाउ इट इज़ 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके एग्जांपल है दैट इज 6.4, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.01 मोलर पोटाशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन हैव बीन डाइल्यूटेड टू 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन।
M1 इज इक्वल टू 0.01 मोलर, V1 इज इक्वल टू आपके पास है 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, M2 आपके पास फाइन नहीं है, सेकेंड जगह पे आपके पास है V2 दैट इज इक्वल टू 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला वॉल्यूम रिक्वायर्ड कैन बी कैलकुलेटेड, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। और इसमें आपके पास जो है M2 फाइन नहीं है, तो आप दूसरी साइड पे V1 को डिवाइड करेंगे तो आपका फार्मूला होगा M2 इज इक्वल टू M1 V1 डिवाइडेड बाय M2। नाउ पुट योर वैल्यूज़। फर्स्ट आपके पास M2 कितना दिया गया है, वो तो हमें फाइंड नहीं है, वो हमने फाइंड करना है। M1 आपके पास है 0.01, V1 आपके पास है 10 एंड V2 आपके पास है 100। इन वैल्यूज़ को आप जब मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से डिवाइड करते हैं, योर आंसर विल बी 0.001 मोलर। इसका मतलब है कि जिसका वॉल्यूम आपके पास 10 क्यूबिक सेंटीमीटर था, उस सोल्यूशन की मोलैरिटी जो थी वो कितनी थी, 0.001। और ये मोलैरिटी जो है वो फर्स्ट M1 से जो है डाइल्यूटेड है। इसका मतलब है कि आपका जो सोल्यूशन है डाइल्यूट सोल्यूशन, वो उसकी मोलैरिटी कम है। नेक्स्ट इज़ द सॉल्युबिलिटी, इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर 6। सॉल्युबिलिटी हम कहते हैं कि किसी भी सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए ख़ास टेम्परेचर पे सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए अगर आपने 10 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लिया तो उसमें आप जितने नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट ऐड करते हैं वो आपकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। सॉल्युबिलिटी कहते हैं किसी भी सॉल्वेंट की हल करने की सलाहियत कि वो अपने अंदर कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिजोल्व कर सकता है। सॉल्युबिलिटी इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। द कंसंट्रेशन ऑफ द सैचुरेटेड solution is referred to as the solubility of the solute in a given solvent. Following are the factors which affect the solubility of the solute. First, the general principle of solubility is like dissolve like. अब solubility जो है वो मदरजा झैल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर है कि एक जैसी चीज़ें जो हैं वो अपने जैसी चीज़ों को हल कर सकती हैं, डिज़ोल्व कर सकती हैं। और आपने क्लास 9th में ही चैप्टर नंबर 3 में पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ा था। पोलर वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके एंड्स पे ऑपोजिट चार्ज प्रेजेंट होता है, एक एंड पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। इसी तरह अगर हम बात करें पानी की, तो पानी के अंदर भी क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दो एटम हाइड्रोजन के होते हैं और एक एटम ऑक्सीजन का होता है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत रखती है जबकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखती है। लेकिन जब ये कोवलेंट बॉन्डिंग करती हैं तो इनकी कोवलेंट बॉन्डिंग में ऑक्सीजन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन एटम के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर दो एंड्स क्रिएट होते हैं, डाइपोल क्रिएट होता है, एक एंड पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। इसलिए तमाम पोलर सब्सटेंसेस जो हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। अब उन्होंने एग्जांपल आपको दी कि जितने भी आयनिक और पोलर कंपाउंड्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट में मीन वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। और इसके एग्जांपल में उन्होंने कहा कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, दे आर ऑल सॉल्युबल इन वाटर। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसी पैराग्राफ में आपके पास शुगर है, अल्कोहल है, ये भी पानी में हल हो जाते हैं। अब शुगर और अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इनमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। लेकिन ये क्या है, बजाते खुद ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कंसीडर करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं। लेकिन इनमें क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की मौजूदगी की वजह से ये पानी में पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में जो है वो एबिलिटी रखते हैं, इसलिए ये ईजिली पानी में डिज़ोल्व होने की सलाहियत रखते हैं। नेक्स्ट है नॉन पोलर, के नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो होते हैं ये पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं हो सकते। इसी अगर एग्जाम्पल दूँ तो क्या ऑयल जो है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व होगा? नहीं होता। पेट्रोल पानी में डिसॉल्व होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पानी पोलर है और पेट्रोल नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर जो लिक्विड्स होते हैं वो नॉन पोलर लिक्विड में ही डिसॉल्व होते हैं, जिसकी एग्जांपल आपके पास है कि बेंजीन अगर है आपके पास या ईथर मौजूद है तो ये किस में डिसॉल्व होगी? ये कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन ये पानी में डिसॉल्व नहीं होती।
इसी तरह उन्होंने कहा कि ग्रीस, पेंट, नेफ्थलीन ये ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिज़ोल्व होते हैं क्योंकि ये सारे कंपाउंड नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर सब्सटेंसेस नॉन पोलर सब्सटेंसेस में डिज़ोल्व होते हैं और पोलर सब्सटेंसेस पोलर में डिज़ोल्व होते हैं। सेकेंड इज़ द सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, मीन सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स हो वो स्ट्रॉन्ग हो। अगर वो फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो कभी भी सोल्यूट सॉल्वेंट में हल नहीं होगा, क्योंकि सोल्यूट का सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो इनकी जो सोल्यूट की इंटरमोलिकुलर केमिकल बॉन्ड है वो ब्रोकन डाउन होगा, अदरवाइज वो ब्रोकन डाउन नहीं होगा और कभी भी सोल्यूट पानी में या किसी भी सॉल्वेंट में हल नहीं होता। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है ताकि इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक किया जा सके और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक करके उस सब्सटेंस को हल किया जा सके। एंड द लास्ट इज़ दी टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर किस तरह सॉलिबिलिटी पे अफेक्ट करता है। अगर आपको एक एग्जांपल देती हूँ सिंपली कि आपके पास एक ग्लास है पानी का जिसके अंदर आपने शुगर ऐड की है, 5 स्पून फर्ज करें आपने ऐड की, आपने स्टीयर किया। जब आपने स्टीयर किया तो आपने देखा कि एट द एंड एक स्टेज ऐसी आई कि आप शुगर ऐड करते जा रहे हो लेकिन वो शुगर पानी में डिज़ोल्व नहीं हो रही, लेकिन आपने जब उसी बर्तन को या उसी कंटेनर को स्टोव पे रखा, हीट किया या आपने उसे स्पिरिट लैम्प पे रखा, तो जब आपने उसे हीट किया तो आपने देखा कि आपने और जितनी भी शुगर ऐड की वो उसमें डिज़ोल्व होगी। तो इसका मतलब है कि सॉलिबिलिटी जो है ये इंक्रीज़ होती है विद द इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा ये इंक्रीज़ करती है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ ना करें तो ये इंक्रीज़ मतलब टेम्परेचर कम कर दें तो ये डिक्रीज़ हो जाएगी सॉलिबिलिटी, और टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो सॉलिबिलिटी क्या है कि किसी भी सॉल्वेंट की सोल्यूट को अपने अंदर हल करने की सलाहियत को हम सॉलिबिलिटी कहते हैं। तो आज का टॉपिक था फर्स्ट डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन एंड लास्ट इज़ दी सॉलिबिलिटी। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे मैसेज के थ्रू जो है वो पूछ सकते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।